नमस्कार। वीआईपी विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भावना। और आज की वीआईपी विशेष चर्चा में हम बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन क्या कुछ खास रहा, साथ ही अचानक मौसम ने करवट बदली जिसके चलते मौसम की मार किन राज्यों में देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हो चुकी है, तो क्या कुछ रहा नतीजा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा सत्र की। विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा और विधानसभा बजट सत्र में तीसरे दिन 5 विधेयक पेश किए गए। बता दें कि लगातार विपक्ष के हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा। बजट के दूसरे दिन 79,230 करोड़ के बजट को पटल पर रखा गया था, जिस पर आज चर्चा की गई। बजट के बाद सदन में पेश हुए 5 विधेयक, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक सहित 5 विधेयक पेश किए गए। राजभवन में मंजूरी के बाद 13 विधेयक बन गए कानून। यह विधेयक राजभवन से मंजूरी के बाद बने। वहीं उत्तराखंड विनियोग विधेयक, उत्तराखंड विनियोग अधिनियम विधेयक, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुदान विधेयक, उत्तराखंड माल और सेवा कर यानी संशोधन विधेयक, उत्तराखंड सड़क संरचना सुरक्षा संशोधन विधेयक, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 व 2024 रिपोर्ट सदन में पेश की गई। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड में 38,553 बस्तियां हैं, जिसमें 14,53,700 ग्रामीण परिवार रह रहे। साथ ही 131 रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2023 व 2024 माह दिसंबर तक यह मेला आयोजित किया गया, जिसमें 12,351 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। 2,161 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया गया। बता दें कि उत्तराखंड बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा और वहीं यह बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च तक लगातार जारी रहेगा। बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा, जिसमें 5 विधेयक सदन में पेश किए गए। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक सहित 5 विधेयक पेश किए गए। अभी भी विपक्ष के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तराखंड बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए बजट को समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के 4 स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं और हमारी सरकार ने बजट इन्हीं को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024 व 2025 के लिए 89,230 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, जो सभी विकसित भारत के 4 स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान के बताए गए हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आज बजट सत्र का तीसरा दिन था। बजट सत्र के तीसरे दिन क्या कुछ खास देखने को मिला? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आज बजट सत्र का तीसरा दिन था और जिस तरह से कल बताया था कि जो विपक्ष है उसकी स्ट्रेटेजी ये दिखाई दे रही है कि वो सदन के अंदर सरकार को सवालों के माध्यम से घेरने का प्रयास कर जी। और जिस तरह से आज सदन की शुरुआत हुई, प्रश्नकाल में पहला सवाल महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ था, जिसको प्रीतम सिंह ने सदन के अंदर पूछा। और प्रश्नकाल की जब चर्चा चल रही थी तो समय समय पर ऐसा दिखा कि विपक्ष की जो तैयारी है वो सरकार को घेरने वाली थी। जैसे ही जो जवाब सदन के अंदर मंत्री दे रहे थे उस पर क्रॉस जो है वो
क्वेश्चनिंग करने की तैयारी जो है वो विपक्ष की दिखाई दी। और जिस तरह से देखिए सदन के अंदर विपक्ष जो है वो सरकार को उनके ही जवाबों के माध्यम से घेरने का प्रयास कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ दलबल के साथ विधानसभा के घेराव में जुटे हुए थे। यानी कह लीजिए कि आज का दिन जो है वो कांग्रेस सड़क में भी थी और सदन के अंदर भी थी। जिस तरह से सदन की जब चर्चा की शुरुआत हुई, और आज सबसे अच्छी बात यह है कि समय पर जितने भी प्रश्न लगे हुए थे उन सभी प्रश्नों को जो है वो सदन के अंदर लिया गया। उसके बाद जब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी तो उसमें जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जो गुलदारों का जो आतंक है, जंगली जानवरों का जो आतंक है, उसको लेकर के बहस चली और सकारात्मक चर्चा इसमें विपक्ष के जो विधायक थे वो भी जो सत्ता पक्ष के जो विपक्ष के विधायक तमाम इन सवालों को उठा रहे थे। भुवन कौपड़ी पूरा जो लेखा जोखा है वो रख रहे थे कि किस तरह से पौड़ी की घटना हुई, किस तरह से रामनगर में बाघ का आतंक रहा, किस तरह से जंगली हाथी का रहा, किस तरह से बंदरों की वजह से जो है फसलों को खासा नुकसान पहुंचा। तो कहीं ना कहीं सदन के अंदर ऐसा दिख रहा था कि जो सवाल विपक्ष जो उठा रहा था सवाल, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायकों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है, और वो शायद इस कारण से सदन के अंदर पुरजोर तरीके से सवालों को नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि उनकी सरकार सत्ता में है। तो जाहिर सी बात है आज जब विपक्ष इन सवालों को सदन के अंदर उठा रहा था, और खास करके जब भुवन कौपड़ी जो खटीमा से विधायक है जिन्होंने माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव में हराया था, वो जिस तरह से आंकड़ा जब प्रस्तुत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सदन के अंदर सभी जो विधायक है वो खामोशी के साथ वो इस बात को समझ रहे थे कि जो सवाल जो विपक्ष उठा रहा है वो सवाल जनहित से जुड़ा हुआ है, वो सवाल मुख्य मुद्दा है, और उसी सवाल को लेकर के वो जब एक एक करके आंकड़ा दे रहे थे सदन के अंदर खामोशी बरकरार थी। जाहिर सी बात है देखिए गुलदार की जो घटना हो, राजधानी देहरादून में भी कई स्थानों पर जो है गुलदार देखा गया, लोगों के अंदर दहशत का माहौल था, और पौड़ी में आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है, रामनगर में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो कहीं ना कहीं उसको कैसे जो है उसकी रोकथाम की जाए, किस तरह से सरकार की जो तैयारी है उसको लेकर के जो है वन मंत्री को सदन के अंदर घेरा गया, और कई ऐसे जो सवाल थे वो विपक्ष के द्वारा उठाए गए, विपक्ष के कई विधायकों के द्वारा इसी से जुड़े हुए सवाल उठाए गए। बंदरों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो जंगली जानवर हैं उनकी वजह से सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान होता है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, बंदरों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के सदन के अंदर एक सकारात्मक जो बहस है वो दिखाई दी। वहीं अगर दूसरी ओर सदन के बाहर सड़क की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जैसा ऐलान किया था वो अपने जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो विधानसभा कूच के लिए निकले, और हालांकि देखिए एक बैरिकेड लगा करके एक स्थान तक उन्हें आने दिया जाता है जहां पर वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ी भूमिका होती है, और प्रदर्शन के माध्यम से कई बार ऐसी बातें होती हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य के स्थापना की बात हो, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था और आंदोलन की वजह से उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान मिली है। तो कहीं ना कहीं देखिए आंदोलन कई बार शांतिपूर्ण जो आंदोलन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तरीका है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, और यही प्रयास आज कांग्रेस करती हुई सड़क में भी दिखाई दे रही थी और सदन के अंदर भी दिखाई दे। जी, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार को विपक्ष ने घेरा है कई मुद्दों पर, जैसे कि गुलदार का आतंक है, साथ ही फसलें लगातार बर्बाद हो रही है, इसी को लेकर एक सकारात्मक बहस सदन में देखने को मिली। तो इस तरह से सदन में क्या कुछ सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं इन सभी समस्याओं के निर्देश को लेकर? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा मैंने जिक्र किया ये केवल एक विपक्षी विधायकों की समस्या नहीं है, ये सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र की भी समस्या है। क्योंकि देखिए जिस तरह से निर्दलीय जो विधायक हैं संजय डोभाल, उन्होंने सदन के अंदर प्रस्ताव रखा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उनका जो सीमांत जनपद है उत्तरकाशी, वहां पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हाल है वो बहुत बुरी है, और जिस वक्त वो सदन में ये बात कह रहे थे, ये दोनों ऐसे है मुद्दे थे वहां पर चाहे विपक्ष का विधायक हो चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो, सभी शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहे थे। खुद पीठ से विधानसभा अध्यक्ष भी उनके जो सवाल थे
उन सवालों को अच्छी तरीके से सुन रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो खुद चाहती हैं कि सरकार जो है इस पर जवाब दे। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य मंत्री और वन मंत्री ने इन सवालों का जवाब जो है वो सदन के अंदर दिया, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ते हैं, इस तरह के तमाम जो ऐसी मुद्दे हैं उसको खुद जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही है तब इन मुद्दों को उठा चुकी है और वही मुद्दे जस के तस बरकरार है और उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज विपक्ष और निर्दलीय जो विधायक है वो सदन के अंदर रख रहे थे। जिस तरह से देखिए, स्वास्थ्य का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गाय बगाए ऐसी तस्वीरें आती हैं जो उत्तराखंड को शर्मसार करती है, स्वास्थ्य महकमे को जो है वो कटघरे में खड़ा करती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब सदन की जो शुरुआत हुई, प्रश्नकाल पूरा प्रश्नकाल के दौरान तक चला और सभी के जवाब जो है वो सदन के अंदर मिले। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखा जाए तो आज का दिन जो है वो काफी अच्छा दिखाई दिया। जिस तरह की रणनीति का जिक्र और रणनीति की बात जो बाहर लोग कयास लगा रहे थे कि विपक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के, लेकिन इस तरह का अभी तक हंगामा जो है वो दिखाई नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर है कि तैयारी विपक्ष की जो है वो सदन के अंदर बिल्कुल कह सकते हैं आपकी पुरजोर तरीके से रही है और मंत्रियों को किस तरह से उनके ही जवाब में घेरना है इसकी तैयारी दिखाई दी है। खास करके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का जिक्र करें या फिर प्रीतम सिंह का, क्योंकि प्रीतम सिंह भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, काफी अनुभवी विधायक रहे हैं, सरकार भी चला चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं और पुराना उनका जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर वो लगातार ऐसे कटाक्ष सदन के अंदर कर रहे हैं जिसको लेकर के, क्योंकि देखिए कल ही जिस तरह से हरिद्वार जनपद के एक सवाल को लेकर के, नहर निर्माण के सवाल को लेकर के सत्ता पक्ष गिरती हुई दिखाई दी, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज गिरते हुए दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की रणनीति है कि जो विधायक है वो सदन के अंदर सवालों में सरकार को घेरे और जो विपक्षीय जो पार्टी है कांग्रेस वो सड़क पर उतर करके जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर जो है वो सदन का घेराव, विधानसभा का घेराव करें। जी, देखिए, विपक्ष हो या पक्ष और जिन भी मुद्दों को लेकर सदन में बात हो रही है, यह बात जनता की है, जनता की समस्याओं की है जो सरकार हल करेगी। लेकिन वही जो यह बजट है वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को समर्पित बताया है। विकसित भारत संकल्प के स्तंभ यानी कि युवा, बुजुर्ग और गरीबों के लिए बताया है। तो अगर इन वर्ग के लिए बात करें, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं के लिए, तो इनके लिए बजट में क्या कुछ खास रखा गया है? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से जब कल सदन के अंदर 89.23 करोड़ का जो बजट पेश किया गया उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने जो जिक्र किया, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में जिस तरह से जो उन्होंने आंकड़ा रखा कि हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो पिछले बार के मुकाबले 15% से अधिक जो है वो बढ़ाया गया है और जो अन्य योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाएं जो काम करती हैं उनको किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए एक फंड का इंतजाम किया गया है। युवाओं के लिए जो है फंड का इंतजाम किया गया है। राष्ट्रीय खेलों के लिए जो है वो फंड की व्यवस्था की गई है और ये जो बजट है वो जनता के हित में है, ऐसा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। और विपक्ष ने भी कई इन सवालों को, जैसा कल भी जिक्र कर रहे थे हम, कि विपक्ष हमेशा ये चाहता है कि वो जनता की जो आवाज है, जनता की जो मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप किसी योजना के लिए अगर आप 5 करोड़ रखते हैं तो उससे पूरे उत्तराखंड में कैसे भला हो सकता है। अगर आप उस फंड को और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों का इस फंड के माध्यम से इस्तेमाल हो सकता है। महिलाएं, क्योंकि देखिए पर्वतीय क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है और पलायन को कैसे रोका जाए, कैसे लोगों को घर के अंदर ही रोजगार दिया जाए, गांव के अंदर रोजगार दिया जाए, इसको लेकर के सरकार का मेन ध्यान रहता है। और पलायन एक बड़ा मुद्दा है। इस पलायन को रोकने के लिए और पलायन ना हो उसके लिए सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, हमेशा विपक्ष जो है वो सवाल करता रहा है। और विपक्ष की देखिए जिम्मेदारी भी बनती है कि वो किस तरह से जो है जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें।
जी, जिस तरीके से बजट सत्र के दूसरे दिन करोड़ों का जो पत्र है वह पटल पे रखा गया, उस पर आज चर्चा की गई, लेकिन उसी के साथ आज जो बजट सत्र में 5 विधेयक पेश होने पर चर्चा की गई है, तो यह 5 विधेयक क्या है और किन मुद्दों को लेकर है? देखिए, बिल्कुल जो है 5 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं, वो पास हो जाएंगे क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, उस पर चर्चा होनी है। और क्योंकि जैसा लंच का समय चल रहा है, लंच के बाद जो है इस पर इन विधेयकों पर चर्चा होगी और 13 जो विधेयक है वो उसकी राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। वो एक तरह से अब कानून में शामिल हो गए हैं। और जिस तरह से आपने जो विधेयकों का जो जिक्र किया कि कौन कौन से विधेयक जो है वो सदन के अंदर जो पटल पर आ रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को इसके बाद सीधे तौर पर जो है वो सदन के अंदर माफ कीजिएगा, बजट सत्र के बाद चुनाव प्रक्रिया में सामना करना है। और पांचों लोकसभा सीटें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से जो जिक्र किया था, देखिए इसमें सिंचाई से जुड़ा हुआ उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण संशोधन विधेयक है। इसके साथ ही जो है उत्तराखंड लोक सेवा है, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन है, उच्च शिक्षा मंत्री इसको वो करेंगे। इस तरह से कुल जो है वो 5 विधेयक है। पंचायती राज मंत्री भी इसमें, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन बिल है इसमें। तो ये 5 जो विधेयक है इसको सदन के पटल पर रख दिया गया है और इस पर चर्चा के बाद ये पास हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि सरकार पूर्ण बहुमत से है और कुछ अगर संशोधन लगेगा इसमें, उसको जो है प्रवर समिति को भेजा भी जा सकता है चर्चा के बाद। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब सदन के अंदर चर्चा होती है और सत्ता पक्ष के विधायकों को भी, सरकार को भी लगता है कि हाँ इसमें संशोधन होना चाहिए, तो संशोधन के तौर पर प्रवर समिति को जो है वो विधेयक भेज दिया जाता है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ देखिए, जिस तरह से बजट सत्र चल रहा है, विभागवार जो है बजट जो है वो सदन के अंदर आएगा। कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद इसका फैसला होगा। जिस तरह से सदन की जो कार्रवाई है, ऐसा लग रहा है कि शुक्रवार दिन तक जो है सदन की कार्रवाई चलेगी और उसी समय तक ये सारे जो विभागीय बजट है वो सदन के अंदर पेश हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं कि शनिवार इतवार के बाद फिर पुनः सरकार जो है वो सत्र को आगे कंटिन्यू करेगी। जहां तक जो आसार लग रहे हैं कि वो शुक्रवार दिन तक जो है इस बजट सत्र को सरकार निपटाने का प्रयास करेगी। जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि 26 फरवरी से यह बजट सत्र शुरू हुआ है, जो कि शुक्रवार तक खत्म होने के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और बजट सत्र भी लगातार जारी है। विपक्ष के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि अभी सकारात्मक जो है नतीजे सामने आए हैं, लेकिन क्या यह बजट सत्र लोकसभा चुनाव को लेकर भी देखा जा सकता है? लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सही सवाल आपने किया है। लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है और ऐसे में डबल इंजन का जिक्र लगातार मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी डबल इंजन का जिक्र किया और जनता को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि देखिए, डबल इंजन की सरकार थी तो उत्तराखंड में बहुत विकास हुआ है और आगे भी इसी तरह से विकास होगा अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में पुनः आप लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, बजट सत्र के माध्यम से सत्ता पक्ष ने एक प्रयास किया है कि लोगों तक वो अपनी बात को लेकर के जाए और पुनः जो है नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बने। तो एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से। और वहीं विपक्ष का जहां तक जिक्र करें, देखिए विपक्ष जिस तरह की तैयारियों के साथ सदन में दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है। और जिस तरह से वो सदन के अंदर सवालों के माध्यम से जब सत्ता के पक्ष के मंत्रियों को घेर रहा है, वो जवाबदेही जाहिर सी बात है, मंत्रियों को जवाब जो है वो सूझ नहीं रहा है और मंत्रियों की जो तैयारी है वो सही तरीके से नहीं दिखाई दे रही है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाने वाला है।
जी, जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष जो है लोकसभा चुनाव को लेकर अभी सदन में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, सवालों को खड़े कर रहा है, और इसी को लेकर अगर हम क्षेत्र की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में भाजपा की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, अगर भाजपा संगठन की बात करें तो जी। संगठन लगातार जो है वो बैठकें कर रहा है। और जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, दो जी। बैठकें महत्वपूर्ण हुई। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन बैठकों में शामिल हुए। तो भाजपा की जो तैयारी है वो बिल्कुल जोर शोर से दिखाई दे रही है। और भाजपा को ये लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग टूट टूट करके उनकी पार्टी में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जो मुख्य लोग थे वो छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो उन्हें लगता है कि वो दोबारा से जो है वो 5 लोकसभा सीटों को जीतेंगे। देखिए, जैसे आचार संहिता लगती है उसके बाद स्थिति जो है वो दिखाई देगी कि किस तरह से कांग्रेस जो विपक्ष है वो किस तरह की रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। हालांकि देखिए, अगर पूरे माहौल का जिक्र करें तो अभी उत्तराखंड में ऐसा लग रहा है कि 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन देखिए, चुनाव में और जनता के मूड में कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह का माहौल जो है वो चुनाव के दौरान बनेगा और किस तरह से पब्लिक वोट करेगी। जी, यह तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि बीजेपी या कांग्रेस है। लेकिन इससे पहले एक भाजपा प्रवक्ता से हमारी बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल मैदानी स्तर पर अगर देखें तो कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो बयान है उनको आप अगर गौर से देखेंगे तो वो हर बार अपने बयान में यही बात कहते हैं कि विपक्ष कहाँ है। इसी तरह उन्होंने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी क्या है। आम आदमी पार्टी ने 2 बार दिल्ली के अंदर 3 बार जो है वहां पर अच्छा बहुमत लेकर के आई। पंजाब में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और उसी तरह देखिए, अगर विपक्ष की कांग्रेस की बात करें, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता कहते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, लेकिन फिर उनका मैसेज आता है कि आज कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हिमाचल का अभी आप पूरा प्रकरण देख लें, जिस तरह से हिमाचल के अंदर जो सारा प्रकरण चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं विपक्ष कहाँ है, दूसरी तरफ जब उनके मैसेज आते हैं तो पता लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये उनका एक तरीका है जो बयान वो देते हैं। उनका जो बयान है वो जाहिर सी बात है पार्टी के उनके गाइडलाइन जो उनको दी गई होगी कि आपको किस तरह से मीडिया में अपनी बात को रखना है, किस तरह से आपको अपनी पार्टी को बड़ा दिखाना है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी दिखानी है, मोदी जी की छवि को दिखाना है कि देखिए मोदी जी की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें उनकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और जिस तरह से कोई भी राजनीतिक दल हो, देखिए वो सत्ता में बरकरार अपने आप को रखना चाहता है। विपक्ष में बैठने वाली राजनीति जो है वो अब दिखाई नहीं देती है। जनता का जो जनादेश होता है उस जनादेश का सम्मान करते हुए राजनीतिक दल जो है वो विपक्ष में बैठते हैं अगर उनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह से देखिए, जैसा आपने प्रवक्ता का जिक्र किया, आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के चाहे संबित पात्रा हो, चाहे अन्य जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या रीजनल जो प्रवक्ता हो, उनके बयान को आप देखेंगे तो एक जैसा बयान आपको टीवी पर दिखाई देगा। जी विक्रम जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा, जिसमें एक सकारात्मक बहस सत्र में देखने को मिली और विपक्ष ने भी कई मुद्दों को उठाया जो जनता के हित में रहे। वहीं बजट के दूसरे दिन करोड़ों का बजट पटल पर रखा गया। बजट के बाद सदन में 5 विधेयक पेश किए गए और उन पर गहनता से चर्चा की गई। बजट के बाद सदन में पेश हुए 5 विधेयक, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक सहित 5 विधेयक पेश। राजभवन से मंजूरी के बाद 13 विधेयक बन गए कानून। नए विधेयक राजभवन से मंजूरी के बाद कानून बने। उत्तराखंड विनियोग विधेयक, उत्तराखंड विनियोग अधिनियम विधेयक, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुदान विधेयक, उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, उत्तराखंड सड़क संरचना सुरक्षा संशोधन विधेयक सहित 5 विधेयक सदन में पेश किए गए। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड में 38,553 बस्तियां हैं, जिसमें 14,53,000
700 ग्रामीण परिवार रह रहे। रोजगार मेले का जिक्र भी इस बजट सत्र में किया गया, जिसमें 12,351 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। 2,161 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित भी किया गया। उत्तराखंड बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा। एक सकारात्मक बहस सत्र में देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए बजट को समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के 4 स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं। और वहीं बात करते हैं लखनऊ की, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर अब नतीजे घोषित किए गए हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में थे। 8 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजयी रही। बीजेपी के आरपीएन सिंह और सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीते। बीजेपी के चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह चुनाव जीती। अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन चुनाव जीते। भाजपा के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ भी चुनाव जीते। सपा से जया बच्चन, रामजीलाल सुमन चुनाव जीते। वहीं सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हारे। राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 8 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। वहीं 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजयी रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 8 सीटों पर बीजेपी, वहीं 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजय रही। कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है। बता दें कि 8 सीटों पर बीजेपी के काबिज होने से अब कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अब अपनी तैयारियां तेज करेंगी। भाजपा के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ भी चुनाव जीते। सपा से जया बच्चन, रामजीलाल सुमन चुनाव जीते। बता दें कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई, जिसमें 395 विधायकों ने वोटिंग की है। 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट मैदान में थे। इसमें बीजेपी के 8 और सपा के 3 कैंडिडेट थे। शाम 5 बजे काउंटिंग शुरू हुई, जो रात 9 बजे तक चली। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत हुई, जबकि सपा से जया बच्चन और लालजी सुमन को ही जीत मिली। आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते। बीजेपी के 7 और सपा के 2 कैंडिडेट की जीत पहले से तय मानी जा रही थी, मगर बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ और सपा के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन को लेकर पेच फंसा हुआ था। सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इनके नाम है राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। इसके साथ ही जनसत्ता लोकतांत्रिक के 2 विधायक और बसपा के इकलौते विधायक ने एनडीए प्रत्याशी को वोट दिया। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते।
यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते। संजय सेठ को 29 और सुधांशु त्रिवेदी 38 वोट उन्हें मिले हैं। सपा से जया और लालजी सुमन की जीत हुई। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते, वहीं सपा के 2 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई, जिसमें 395 विधायकों ने वोटिंग की है। इसमें बीजेपी के 8 और सपा के 3 कैंडिडेट है। शाम 5 बजे काउंटिंग शुरू हुई, जो रात 9 बजे तक चली। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत हुई, जबकि सपा से जया बच्चन और लालजी सुमन को ही जीत मिली। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते। संजय सेठ को 29 और सुधांशु त्रिवेदी 38 वोट उन्हें मिले हैं। सपा से जया और लालजी सुमन की जीत हुई। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। इसमें 395 विधायकों ने वोटिंग की है। 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट मैदान में हैं। इसमें बीजेपी के 8 और सपा के 3 हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी बलराम सिंह जी जुड़ चुके हैं। बलराम जी, जो है आज राज्यसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित किए गए हैं, जिनमें 8 सीटें बीजेपी के हक में आई है, 2 सपा के हक में आई है। तो ऐसे में क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? राज्यसभा चुनाव की जो मतगणना कल शाम को 5 बजे के बाद शुरू हुई थी, इसके नतीजे रात को 9:30 बजे तक पूरे आ गए और इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ अब यूपी की राजनीति का वो चेहरा बन गए हैं जो कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन जिनके नेतृत्व में हो सकता है। बीजेपी का 8वां प्रत्याशी जो संजय सेठ थे, वो कहीं न कहीं पहले माना जा रहा था कि संजय सेठ इस चुनाव में हार सकते हैं, इसलिए उनको मौका दिया गया था। लेकिन ऐन मौके पर जहाँ तक आपको बता दें कि 111 वोट समाजवादी पार्टी को चाहिए थे और वो 110 के करीब थे भी। उनके एक विधायक इरफान सोलंकी जो है वो वोट नहीं डाल पाए, उनका वो जेल में है। तो माना जा रहा था कि एक वोट का इंतजाम कहीं न कहीं वो निर्दलियों से या बसपा से किसी से गठजोड़ करके अखिलेश यादव कर लेंगे और उनके 3 राज्यसभा सांसद जीत जाएंगे। बीजेपी के लिए बहुत दूर था राज्यसभा का जो 8वीं सीट का आंकड़ा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी बीजेपी ने वो कर दिखाया और समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के संजय सेठ को न सिर्फ जितवा दिया, जबकि बड़े अंतर से जीते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की एक और विधायक हैं महाराजी देवी, वो महाराजी प्रजापति जो गायत्री प्रसाद प्रजापति की वाइफ है, वो अमेठी से
समाजवादी पार्टी की विधायक है वो अपना वोट डालने नहीं पहुंची। तो कहीं न कहीं इसे भी बीजेपी की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि महाराजी देवी लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थी और माना जा रहा था वो बीजेपी के पक्ष में ही वोट करेंगी, लेकिन उन्होंने बाद में आइन वक्त पर वो वोट डालने नहीं पहुंची, जिसका भी बीजेपी को ही लाभ मिला। जी देखिए बलराम जी, जिस तरीके से 8 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई है राज्यसभा की, और वहीं आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव नजदीक है, 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, तो वहीं जिस तरह से बीजेपी 8 सीटों पर उन्होंने अपना हक जताया है, ऐसे में कांग्रेस अब बौखलाई हुई नजर आ रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ रही है और पूरी तरह से आपको बता दें कि कांग्रेस के जो दोनों विधायक हैं वो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने मतदान किया है। वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पीछे आ गए हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस पूरी तरह से इस समय इतना कमजोर, सबसे कमजोर जो टाइम है माना जाएगा कांग्रेस के इतिहास का यूपी में, तो वो इस समय चल रहा है जब कांग्रेस नेतृत्व यहाँ कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। वो हर एक वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के पीछे चलकर अपना जो समाजवादी पार्टी ने उनको 17 सीटें दी हैं वो उन्हीं पर किसी तरह अपना चुनाव लड़कर और चुनाव को पार कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। इस चुनाव में अभी जो लोकसभा चुनाव आना है इसको लेकर लगभग बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस सिर्फ चुनाव लड़ने का कोरम पूरा करेगी। यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें हैं जो अमेठी और रायबरेली, जहाँ पर वो लड़ाई में होगी। इसके अलावा अन्य सीटों पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि कांग्रेस यूपी की लड़ाई से बाहर है। देखिए, जिस तरीके से 8 सीटों पर बीजेपी ने अपना हक जताया है, उस तरह से बीजेपी की पूर्ण तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब अपनी तैयारियां तेज करने के मोड में है, क्योंकि उन्हें तेज करने की जरूरत है। बीजेपी ने 8 सीटें राज्यसभा की हासिल कर ली है, लोकसभा चुनाव की 80 सीटों की बात यहां पर हो रही है। तो कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ कांग्रेस अभी तैयारियों के मोड में नजर आ रही है? अभी आपको बता दें कि कांग्रेस अभी मुख्य तौर पर कांग्रेस ने प्रत्याशी भी अपने नहीं घोषित किए हैं। अभी जो कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, वहां भी ये तय नहीं है कि इस बार कांग्रेस की जो सर्वोच्च नेता है, सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी, वो राज्यसभा चली गई हैं और लोग रायबरेली की लोकसभा सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा ये भी अभी तय नहीं है। हालांकि आशंकाएं ये है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में आ सकती हैं रायबरेली से और उनके आने से कांग्रेस को वहां पे मजबूती मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली और अमेठी, तो वहां से प्रियंका गांधी को मौका। इसके अलावा अन्य जो सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं वहां ना तो प्रत्याशियों को लेकर अभी कोई बात सामने आ पाई है, ना ही ये तय हो पाया है कि कांग्रेस अपने जो उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं उनको कैसे समायोजित करेगी, बड़े नाम जो है जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि 80 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस अब सिर्फ 17 सीटों पर आके सिमट गई है। उसको अपने नेताओं को भी उन्हीं में से चुनाव लड़वाना है और सारी तैयारियां उन्हीं में करनी है, तो कांग्रेस के लिए ये बेहद कठिन दौर है। जी बलराम जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, तो अगर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें और लोकसभा चुनाव होने की तारीखों की बात करें तो कब तक यह चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं? जी माना यह जा रहा है कि आगामी 10 मार्च के आसपास यूपी में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। तो यूपी क्या मतलब पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लग सकती है और इसके बाद उसी दिन में जो है चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा और आचार संहिता लग जाएगी। तो ये मान के चलिए कि इस बार की होली जो है वो चुनाव के माहौल में ही होगी। जी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब जीत की जद्दोजहद में लगी हुई है। फिलहाल तो यह देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस कौन सी पार्टी पर ताज सजेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। बता दें कि अभी राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिनमें 8 सीटें बीजेपी के हक में आई है, वहीं 2 सपा के हक में पहुंची है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। 8 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजय हुए। बीजेपी के
आरपीएन सिंह और सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीते हैं। वहीं बीजेपी के चौधरी तेजस्वी सिंह साधना सिंह चुनाव जीती है। और इसी के साथ अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष अब अपनी तैयारियों पर जोर देने के मूड में नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है और वहीं सपा ने 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई है। इसे लेकर अब कांग्रेस अपनी तैयारियां तेज करने के मूड में नजर आ रही है। वहीं खबर आजमगढ़ से है, जहां अब राजनीतिक गलियारों में फेरबदल शुरू हो गया है, जिसके चलते एक बड़ी खबर सामने आई है। शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा। शाह आलम को एमएलसी प्रत्याशी बना सकती है सपा। बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा प्रमुख ने बनाई नई रणनीति। बीएसपी में सेंधमारी कर गढ़ को मजबूत करेंगे अखिलेश। वहीं गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होते ही बिगड़ा बीजेपी का समीकरण। आजमगढ़ लालगंज लोकसभा चुनाव का माहौल काफी दिलचस्प होगा। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक हलचलें तेज होने लगी है। आजमगढ़ से खबर सामने आई है, जहां शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा। शाह आलम को एमएलसी प्रत्याशी बना सकती है सपा। वहीं बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा प्रमुख ने बनाई नई रणनीति। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा है। शाह आलम को एमएलसी प्रत्याशी बना सकती है सपा। साथ ही बता दें कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा प्रमुख ने बनाई नई रणनीति। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होते ही बिगड़ा बीजेपी का समीकरण। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा। और इसी के साथ अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता गौरव चौहान। गौरव जी, जिस तरीके से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है, शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा है, क्या कुछ जानकारी है? समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। निश्चित तौर पर बसपा को एक बड़ा झटका है और आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव से जी, क्या कुछ हलचलें अभी देखने को मिल रही है?
जी देखिए, गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से लोकसभा चुनाव में काफी जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इससे आप देखेंगे आजमगढ़ लोकसभा जब चुनाव हुआ था 2022 में, उपचुनाव वहां पे हुआ था, उस समय धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वहां पे, और गुड्डू जमाली जो है उन्होंने समीकरण बिगाड़ दिया था समाजवादी पार्टी का पूर्ण तरीके से। लगभग 2.5 लाख वोट पाकर उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नुकसान किया था। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ जो है चुनाव जीत गए थे। जी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि समीकरण काफी बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण हमें आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है? जी देखिए, गुड्डू जमाली एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम को एक बड़ा चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं। वो 2 बार के विधायक हैं और बड़े कारोबारी हैं जी। और आपको बता दें कि गुड्डू जमाली के आने से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में काफी हद तक मजबूत होगी। जी, जिस तरीके से अभी आगामी दिनों में 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां मैदानी स्तर पर देखने को मिल रही है? देखिए, बीजेपी लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर से लेकर हर जगह जो है आक्रामक रूप में देखी जा सकती है। वो कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है लोकसभा चुनाव में। चाहे राम मंदिर का मुद्दा है, उसको घर घर तक जन जन तक लोगों को पहुंचाने का कार्य अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कर रही है जी। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस फाइट से बाहर दिख रही है। कांग्रेस कहीं भी है चुनाव लड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। जी देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस चुनावी मोड़ में नजर नहीं आ रही है, लेकिन चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव कुछ ही समय में होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा, कांग्रेस मैदान में नजर नहीं आ रही, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी के तौर पर कांग्रेस साबित हो रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। बता दें कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं यूपी की राजनीति से जुड़ी फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा है। शाह आलम को एमएलसी प्रत्याशी बना सकती है सपा। बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा प्रमुख ने बनाई नई रणनीति। बीएसपी में सेंधमारी कर गढ़ को मजबूत करेंगे अखिलेश यादव। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होते ही बीजेपी का समीकरण बिगड़ा। आजमगढ़ लालगंज लोकसभा चुनाव का माहौल काफी दिलचस्प होने वाला है। बता दें कि यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा। शाह आलम को एमएलसी प्रत्याशी बना सकती है सपा। बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा प्रमुख ने बनाई नई रणनीति। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होते ही बीजेपी का समीकरण बिगड़ते नजर आ रहा है। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा। वहीं बात करते हैं मौसम की, तो मौसम ने अचानक करवट बदली है, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ ओले गिरने से किसानों की फसल तबाह हो गई है। बता दें कि मौसम ने अचानक करवट बदली, बारिश ओले से गेहूं चने सरसों के खेत तबाह हो गए, कटी फसल पानी में डूब गई, किसानों की आर्थिक समस्या बढ़ गई है। कई जगहों पर ओले गिरने से आर्थिक नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम ने अचानक करवट बदली और लोगों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। कई जगह पर
ओले गिरे हैं, जिससे फसलें खेतों में बिछ गई तो कई जगह पर पानी का भराव हो गया है। वहीं छतरपुर, निवाड़ी, हरदा, श्योपुर और बैतूल की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम ने करवट बदली और अचानक से तेज हवा के साथ बारिश हुई और साथ में ओले भी गिरे। मौसम ने अचानक करवट बदली। छतरपुर, निवाड़ी, हरदा, श्योपुर, बैतूल की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम ने करवट बदली और किसानों को भारी फसलों का नुकसान हुआ। आर्थिक समस्या का संकट अब किसानों को पैदा हो गया है। घरों की छतों पर ओले देखे गए हैं। बता दें कि किस तरीके से फसलें बर्बाद हुई है और लगातार ओले गिरने से खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। पकी हुई फसलें खेतों में गिरी नजर आई। खेतों में फसलें बिछ गई। अब आर्थिक संकट किसानों को सताने लगा है। अब किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उनके इस संकट का निराकरण करे और जल्द ही उनकी फसलों का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा उपलब्ध कराएं। बता दें कि मौसम ने अचानक करवट बदली, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पकी हुई फसलें खेतों में बिछ गई। कई जगह फसलों की कटाई हो चुकी थी, कई जगह पर मशीनों से निकालना बाकी था, लेकिन फिलहाल अचानक से बारिश होने से उनकी फसलें बर्बाद हो गई। किसानों पर आर्थिक संकट अब मंडराने लगा है। उनकी मेहनत पर अब पानी फिरता नजर आया। किसानों की मांग है कि जल्द ही उनकी फसल का सर्वे कराया जाए और इसी के साथ सर्वे कर फसल का उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाए। देखिए किस तरीके से अचानक से मौसम में बदलाव होने के चलते सड़कों पर ओले बिछ गए, सड़कें सफेद होती नजर आई। जी, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के ऊपर आर्थिक संकट गहरा गया है और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी परिहार जुड़ चुकी है। जी पल्लवी, जिस तरीके से मौसम ने अचानक करवट बदली है, किस तरह से मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ी है? पल्लवी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बता दें कि मौसम ने अचानक करवट बदली है, किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ी है और इसी के चलते अब किसानों पर आर्थिक संकट गहराने लगा है। बारिश ओले से गेहूं, चने, सरसों के खेत तबाह हो गए। कच्ची फसल पानी में डूब गई। किसानों के सामने अब आर्थिक संकट गहराने लगा है। फसलें पककर तैयार हो चुकी थी और अचानक से मौसम ने करवट बदली और किसानों के ऊपर आर्थिक संकट गहराने लगा। बता दें कि लगातार मौसम की मार किसानों को अब झेलनी पड़ी है और इसी के साथ अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पल्लवी परिहार जुड़ चुकी है। पल्लवी, जिस तरह से मौसम ने अचानक करवट बदली है, किसानों को कई नुकसान होने की संभावना जताई गई है। किसानों की मांग है कि अब उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, क्या कुछ और जानकारी है?
जी भावना जी, जैसा कि देखा गया है कि भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में अचानक तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिली है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खेती की गई थी, वहीं फसलें अब पकने लगी थी और फसलों को खेतों से निकालने की तैयारियां की जा रही थी। वहीं अब अचानक बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों पर इसकी कई अधिक मतलब मार पड़ी है। वहीं इसमें से निवाड़ी, हरदा और बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और टीकमगढ़ के साथ ही अन्य और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है, जहां पर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। फिर वहीं अगर बात करें सरकार की, तो कलेक्टर को राहत राशि बांटने के लिए बजट आवंटित कर रखा है, ये ऐसा कहना है। तो सर्वे रिपोर्ट के बाद वेरिफिकेशन होगा कि किस खेत में कितना नुकसान हुआ है और इसके प्रभावित किसानों को उसके बाद इस हिसाब से राशि आवंटित की जाएगी। वहीं अगर बात करें देवास की, तो देवास के किसानों का कहना है कि बहुत नुकसान हुआ है और वे सरकार से मुआवजा चाहते हैं। वहीं यदि सीहोर इलाके में देखा जाए, तो सीहोर के किसानों का कहना है कि श्यामपुर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में ओलों की बरसात देखने को मिली है, जहां फसल पूरी पक चुकी थी और वहीं बालियों को नीचे गिरा दिया है। ये अचानक हुई ओलावृष्टि से फसलें खेतों में पूरी तरह नीचे बिक चुकी हैं। और वहीं किसानों का कहना है कि इस चीज से उनकी फसलों, अगर बात करें गेहूं की फसलों की, तो गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ है और गेहूं का कलर भी इससे बदल जाएगा, जिससे उनके गेहूं पर राशि का काफी फर्क पड़ेगा। मतलब क्विंटल में 200 रुपए प्रति क्विंटल या 300 रुपए प्रति क्विंटल राशि पर उनकी इफेक्ट पड़ेगा, कम उनको राशि मिलेगी। वहीं उनका खेतों और खलिहानों में जो कटी हुई फसलें पड़ी हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें नर्मदापुरम की, तो नर्मदापुरम में 94 गांवों में फसलें प्रभावित हुई हैं और गेहूं की फसल, चने की फसल बुरी तरह प्रभावित हो गई है। 72 गांवों में ओलावृष्टि हुई है। सिवनी मालवा के 72 गांवों में ओलावृष्टि की खबर सामने आई है, जहां ये भी बताया जा रहा है कि 200 ग्राम से अधिक वजनी ओले खेतों में गिरे हैं, जिससे फसलों का काफी नुकसान देखने को मिला है। वहीं 32 गांवों की फसलों को नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। ये बात हो गई नर्मदापुरम की। वहीं अगर अब हम खंडवा क्षेत्र की ओर जाएं, तो हरसूद तहसील में भी 100% फसलों को नुकसान हुआ है। खंडवा जिले में करीब 2.25 लाख हेक्टेयर रकबे में गेहूं, तो 90,000 हेक्टेयर में चने की फसलों को मतलब फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं खंडवा में भी 50 गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है और अचानक हुई इस ओलावृष्टि से किसान काफी प्रभावित हो गए हैं, जिससे उनके चेहरे पर उदासी छा गई है और उनको अनुमान नहीं था कि अचानक हुई इस ओलावृष्टि और बारिश से उनको इतना नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं उन्होंने अपने खेतों में और फसलों में हुई इस नुकसान को देखते हुए सरकार से उनको राहत राशि देने की बात कही है। वहीं सरकार ने भी राहत राशि विभाग को सौंप दी है, लेकिन इस चीज का सर्वे किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस चीज का सर्वे होगा कि किसके खेत में कितना नुकसान हुआ है, किसकी फसलों को कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद उन सरकार की तरफ से राशि आवंटित की जाएगी। वहीं अगर बात करें बैतूल की तरफ अगर हम बढ़े, तो बैतूल के भी ब्लॉक 6 गांवों में ओलावृष्टि देखने को मिली है, जहां 80% फसलों को नुकसान पहुंच गया है। या यूं कहे कि मतलब जो फसलें पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और सिर्फ कटने ही जा रही थी, उन फसलों को भी बुरी तरह क्षति पहुंची है। और बात करें चनों की, तो ओलावृष्टि होने से फसलें तो बिछ ही गई हैं, गेहूं की फसल खेतों में बिछ चुकी है, वहीं ओले के भी दाने खेतों में झड़ चुके हैं। अब इसको देखना ये होगा कि सरकार
किस तरह से किसानों के लिए ये राशि आवंटित करती है और कितनी राहत किसानों को सरकार की ओर से मिल पाई। जी देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि छतरपुर, बैतूल, हरदा कई जगह पर बारिश ने, मौसम ने अचानक करवट बदली है, कई जगहों पर ओले गिरे हैं जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। तो सरकार से उनकी मांग है कि जल्द उनकी फसल का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन इसी के साथ अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में मौसम कैसा रहा कल? जी, भोपाल में 2 दिन से बादल छाए हुए थे, जहां पहले तापमान काफी बढ़ गया था और गर्मी लोगों को सताने लगी थी। वहीं 2 दिन से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। बादल छाए हुए थे, लेकिन भोपाल में भी अचानक से मंगलवार के दिन तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिली, जहां पर और वहीं बताया जा रहा है कि 14 सालों में फरवरी माह में इस साल सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं देखा जाए तो अचानक हुई आंधी और बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अचानक आई आंधी से कई जगह पेड़ गिरे हैं, जिससे जो बिजली मतलब कई जगह टूटी हुई है, जिससे लोगों को बिजली कनेक्शन में, लाइट में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं 5-5 घंटे या 10-10 घंटे कहें तो शहरों में बिजली गुल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिजली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई है आजकल की दिनचर्या में, जिससे लोगों को काफी सहायता मिलती है और बिना बिजली के तो कोई काम ही नहीं होता, जिससे भी लोगों को काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना देखने को मिला है। जी, अचानक जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली, आम लोगों को, आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों को भी कई मुश्किलों का सामना अब करना पड़ेगा। आर्थिक संकट उन पर गहराने लगा है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी। बता दें कि लगातार मौसम ने करवट बदली, जिसके चलते अब किसानों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। मौसम के अचानक करवट बदलने से बिजली भी गुल रही, जिसके चलते आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज की विशेष चर्चा में हमने उत्तराखंड के बजट सत्र के तीसरे दिन क्या कुछ खास रहा, मौसम ने करवट बदली, किन किसानों को और कहां के किसानों को, किन क्षेत्रों के किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ी, यह भी हमने जाना है। साथ ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में घोषित किए गए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, यह हमने इस विशेष चर्चा में जाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।